मित्रों, मैं कमेंट सेक्शन देख रहा था। एक यूज़र ने ये प्रश्न पूछा कि अभी तक मेरा यूपीएससी जनरल स्टडीज़ मेंस पेपर 4 एथिक्स का मैंने पढ़ाई शुरू ही नहीं की। हालांकि बाकी सब जनरल स्टडीज़ के ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और ऑप्शनल सब्जेक्ट वगैरह की तैयारी ठीक ठाक प्रोग्रेस है उस सिलेबस में। तो अब क्योंकि प्रीलिम करीब आ रही है और अब तो नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो क्या मैंने एथिक्स को अभी स्किप कर देना चाहिए और प्रीलिम के बाद में उसको पढ़ लूँ तो कैसा रहेगा? भाई, इसमें समझने वाली बात यह है, ये जो एथिक्स पेपर 4 है, इसमें आपके पास बहुत ज़्यादा बोल बच्चन स्किल होनी चाहिए, क्योंकि सीधा ही किसी की हिसाब से वर्ड बाय वर्ड सवाल तो आते नहीं। तो इधर उधर की बोल बच्चन करने की स्किल कब आ सकती है? जब आपने पूरी थियरी, थिंकर्स वो पढ़ लिया हो और बाकी के जितने भी जनरल स्टडीज़ के टॉपिक्स पढ़े, करंट अफेयर्स के टॉपिक पढ़े, उन सब को आपस में सब जोड़ना शुरू करिए, जिसे हम कहें रूमिनेशन एंड रिफ्लेक्शन। रूमिनेशन मतलब जुगाली करना, वो जैसे गाय भैंस वगैरह पहला एक बार खाती है, फिर वही वापस अपने मुंह में चबाया हुआ घास वापस लाके दूसरी बार भी उसको चबाकर वापस निकलती है। तो उसी तरह जैसे मान लीजिए अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा फ्रांस के फॉर्मर प्रेसिडेंट निकोलस सार्कोजी को करप्शन में कन्विक्ट किया। तो करप्शन की बाकी सब थियरी क्या थी, अगर आप वो पहले से पढ़ के बैठे होते तो इसको और अच्छे से कनेक्ट करके समझ पाते। और प्रीलिम के बाद मीन्स, तो उन दोनों के बीच तो हार्डली 2-3 महीने का ही समय है। तो उस वक्त पहली बार ये एथिक्स पढ़ोगे तो उतना टाइम आपको मिलेगा नहीं बाकी सब चीज़ों के साथ उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए, रूमिनेट करने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के भी, रोज़ 40-50 मिनट, 1 घंटा निकाल के भी इसको ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसका एक तरीका ये हो सकता है कि ये अनअकैडमी की यूपीएससी पबजी कॉम्बैट सीरीज़ 60 एमसीक्यू की टेस्ट हर रविवार को होती है सुबह, उसमें आप अपना रैंक ला दो तो 1 महीने की वो फ्री पेड सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में दे देते हैं। तो बस उसकी मदद से जितना मटेरियल अनलॉक हो जाए, थोड़ा थोड़ा डाउनलोड करके देखते रहो, काम होते रहे। और ऐसी इस रविवार, मतलब कल जो टेस्ट होने वाली है, उसकी खास बात क्या है? जो हमने पिछले महीने इकोनॉमी अपडेट्स में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी देखी थी, उसी के साथ जुड़े हुए मैंने 10 इकोनॉमी के एमसीक्यू बनाए हैं, इंक्लूडिंग वीडियो एक्सप्लेनेशन। और बाकी सब 50 और क्वेश्चन वो हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह के दूसरे सब टीचर्स ने बनाए। तो ये हुआ रविवार का कार्यक्रम पबजी कॉम्बैट सीरीज़। सोमवार का कार्यक्रम है ये जो हम लोग डेली करंट अफेयर्स देख रहे हैं उसकी टेस्ट सीरीज़, और मंगलवार का कार्यक्रम है इकोनॉमी अपडेट्स कंटिन्यूएशन में उसकी लेक्चर सीरीज़। ये सब कुछ फ्री में ही है। रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अनलॉक कोड यूज़ करें moonal.org। अभी मेन मुद्दे पर आते हैं कि 6 मार्च शनिवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। सबसे पहले पॉलिटी के समाचार। मेंस पेपर 2 का मुद्दा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, चुनाव आचार संहिता। एक बार वो लागू हो जाए तो फिर रूलिंग पार्टी ने अपने नाम के सब पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, बड़ी बड़ी योजनाएं लॉन्च नहीं करनी चाहिए। हालांकि हम पाते हैं ये कोरोना वैक्सीन लेने पर हर एक व्यक्ति को उसका एक सर्टिफिकेट या रसीद दी जाती है, और उस रसीद के नीचे आप पाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का फोटोग्राफ है। तो अपोजिशन पार्टी ने इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग से फरियाद की कि ये तो बहुत सारे लोग वैक्सीन ले रहे हैं और नीचे प्राइम मिनिस्टर मोदी का फोटो देखें तो ये तो मोदी जी ने हमको दिलवाया, तो हम उन्हीं को वोट देंगे, तो जो इलेक्शन होना चाहिए उसमें हमारे जीतने के चांस चले जाएंगे। तो अभी इलेक्शन कमीशन ने गवर्नमेंट को ऑर्डर किया है कि ये जो कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं उसमें से प्राइम मिनिस्टर का फ़ोटो हटा दो। दूसरे समाचार है, भारत को आज़ादी मिली 1947 में, तो 2022 में उसके 75 ईयर्स कंप्लीट होंगे। उसका बड़ा रंगारंग कार्यक्रम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है, जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर खुद होंगे, और भी करीब 250 से ज़्यादा सदस्य हैं, जिसमें फॉर्मर प्रेसिडेंट, यूनियन मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स, स्पोर्ट्समैन, एमएस धोनी से लेके बाबा रामदेव, फिल्म स्टार से लेके बिजनेसमैन, सबको शामिल किया है। पॉलिटी का एक मुद्दा है फ्रीडम ऑफ प्रेस, पत्रकारों को आज़ादी। तो भारत सरकार ने कुछ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया, हाउ टू इम्प्रूव द गवर्नमेंट कम्युनिकेशन। अभी उसके अंदर असल में क्या लिखा है वो सब ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, लेकिन कुछ इनसाइडर सोर्सेज से पता चला कि उसमें जर्नलिस्ट का सब कलर कोडिंग किया जाएगा कि कौन सरकार के फेवर में लिखता है, कौन सरकार के खिलाफ लिखता है। फिर ये सोशल मीडिया में एक्टिव लोग हैं तो उसमें टॉप 50 इन्फ्लुएंसर कौन है, जैसे कि अक्षय कुमार जैसे लोग जो सरकार के फेवर में लिखते हों, अनुराग कश्यप टाइप के लोग जो विरोध में लिखते हों, और फिर हम ऐसे जर्नलिस्ट जो सरकार के फेवर में लिख रहे हैं और ऐसे इन्फ्लुएंसर जो सरकार के फेवर में बोल रहे हैं, उनको अपनी तरफ कर लें और उनकी मदद से ये जो फॉल्स नैरेटिव और फेक प्रोपोगेंडा और ये ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना टाइप की चीज़ें चल रही हैं उसको हम काउंटर करें। लेकिन ये पूरी चीज़ अभी एग्ज़ाम के लिए काम की नहीं, क्योंकि
दिस इज़ अ स्पेकुलेटिव न्यूज़ कि ऐसा उन्होंने कुछ लिखा है और ऐसा करने वाले हैं, उसको फाइनलाइज होने दो। ऐसा अगर हुआ तो लोकतंत्र जोखिम में आ जाएगा, वो काल्पनिक प्रश्न हो गया, तो पहले अनाउंस तो करने दो कुछ। इसके अलावा पेज 1 में कुछ काम का नहीं। केरला चीफ मिनिस्टर के सामने आरोप लगे कि गोल्ड स्मगलिंग में उनका भी तार जुड़ा हुआ है। रिया चक्रवर्ती नारकोटिक केस में उसकी क्या भूमिका है, ये सब कंट्रोवर्शियल थिंग्स, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में वो सॉफ्ट टच गाइडलाइन इश्यू की थी और उसमें OTT प्लेटफॉर्म को सब दिशा निर्देश दिए थे, हमने कुछ दिनों पहले पढ़ा। अभी वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में कुछ और नया कानून आपने प्रावधान करने होंगे, वरना ये सब सही से लागू करने में कुछ प्रॉब्लम आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन ये सब अभी बॉल बाय बॉल कॉमेंट है, फाइनल जजमेंट आए और सरकार कुछ नया करे तब देखेंगे। उसके बाद पेज 2, 3, 4, 5 में एग्ज़ाम के लिए कुछ खास नहीं। पेज 6 कॉलम्स, लेफ्ट साइड के दो पैराग्राफ के छोटे कॉलम में एक तो है हरियाणा में वो लोकल पब्लिक को 75% रिजर्वेशन मिले पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जॉब में, वो तो मुद्दा कल ही हमने आराम से पढ़ लिया था, आज उसमें कुछ नया नहीं। दूसरा ये सरकार जो नई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाकर सोच रही है कि अपने फेवर में लिखते हैं, ऐसे जर्नलिस्ट की मदद से हम फेक न्यूज़ को काउंटर करेंगे। तीसरा कॉलम है वो अमेरिका के चिल्ड्रन बुक ऑथर डॉक्टर सूज और उनकी कहानियों में कैसे रेसिस्ट स्टीरियोटाइप थे, वो कल हमने देख लिया, वापस रिपीट हो रहा है। बड़े कॉलम में पेरिस क्लाइमेट डील के बारे में। मित्रों ये UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो उसकी सालाना मीटिंग होती रहती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP। 2020 नवंबर में ऐसी मीटिंग होने वाली है इंग्लैंड के ग्लासगो में। तो वहाँ पर भारत के सामने क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं? एक चुनौती ये कि ये सब डेवलप कंट्रीज़, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ ने पहले बहुत होशियारी मारने के चक्कर में बोला था कि हम हर साल $100 बिलियन फंडिंग करेंगे ये सब ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के खिलाफ, लेकिन पता चला $80 बिलियन भी मुश्किल से वो निकाल पा रहे हैं। और अभी तो कोरोना क्राइसिस में स्लो डाउन है, तो वापस कि हम बहुत गरीब हैं, हमको इंडियन आइडल बना दो करके पैसा देंगे नहीं, तो भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए क्लाइमेट चेंज से लड़ना मुश्किल हो जाएगा इफ़ दे आर नॉट गेटिंग फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। दूसरा प्रॉब्लम, अभी चाइना USA और यूरोपियन यूनियन के साथ कुछ ट्रेड डील करने के लिए बहुत उत्सुक है, और ये USA और यूरोपियन यूनियन में उनके सब जर्नलिस्ट, ग्रेटा थनबर्ग टाइप के लोग, वो चाइना का विरोध करते रहते हैं कि वहाँ बहुत प्रदूषण है, कोल बेस्ड थर्मल एनर्जी वगैरह। तो बस ये ट्रेड डील साइन हो जाए, उस चक्कर में हो सकता है चीन सिर्फ दिखावे के लिए, ओनली फॉर शोकेसिंग पर्पज़, कोई क्लाइमेट चेंज के बड़े बड़े टारगेट अनाउंस कर दे कि हम ऐसा करेंगे, ताकि उस बहाने प्रेसिडेंट बिडेन और यूरोपियन यूनियन के लीडर वो फिर ट्रेड डील साइन करे। असल में तो उनको करना ही होगा पैसा कमाने के लिए, लेकिन बाहर दिखा सके मीडिया में कि देखो क्लाइमेट चेंज के लिए वो अब सीरियस हुए, इसलिए हम उनके साथ डील कर रहे हैं। बट एज अ रिजल्ट अननेसेसरीली भारत पे भी प्रेशर बनेगा कि जब हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट डील साइन करने के लिए यूरोप और अमेरिका को अप्रोच करें, तो हम पर भी प्रेशर कि आप भी चीन की तरह बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के सब कमिटमेंट दीजिए। लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि हमें भी अपने सब गरीब लोगों का कल्याण करना है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस, तो थर्मल पावर इज़ रिक्वायर्ड। एनवायरनमेंट के एक और भी समाचार जो आगे एक्सप्लेन सीरीज़ में है, ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में शिमलीपाल नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व है। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि वहाँ पर कुछ फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग गई। अभी वो जंगल में आग कैसे लगी उसकी भी इन्होंने तो 400 वर्ड की सीरीज़ बनाई है, उतना काम का नहीं, 1-2 लाइन में पता होना चाहिए। दूसरा कॉलम है विजय राघवन, क्रिमिनोलॉजी के प्रोफेसर। उनका ये कहना है कि हर एक सरकारी विभाग जो बनाया जाता है उसका अलग अलग उद्देश्य होता है। जैसे जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसका काम है कैचिंग द क्रिमिनल्स, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, और सामने होता है प्रिजन डिपार्टमेंट, उसका काम होता है कि जेल में जो कैदी है उनको जेल में रखना, साथ ही साथ ये सुनिश्चित करना कि उनके मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स वायलेट नहीं हो रहे, उसको 2 टाइम खाना मिल रहा है, पढ़ने को अखबार मिल रहा है, और साथ ही साथ रिफॉर्मिंग द प्रिजनर, उसमें कुछ सुधार लाना ताकि जब वो जेल से बाहर निकले तो समाज का एक प्रोडक्टिव सिटीजन के रूप में वापस कुछ नौकरी धंधा रोजगार कर सके, ऐसी उसको सब स्किल देना। तो इसके लिए जो जेल ऑफिसर होता है, जेलर, वार्डन, जेल सुपरिटेंडेंट, उसकी ट्रेनिंग और माइंडसेट अलग होनी चाहिए, और जो पुलिस ऑफिसर होता है उसकी ट्रेनिंग और माइंडसेट अलग होनी चाहिए। लेकिन पाया गया कि ऑफिसर्स की शॉर्टेज के चलते कई राज्यों में IPS ऑफिसर्स को ही जेल डिपार्टमेंट का बॉस बना देते हैं या बड़े जेल के सुपरिटेंडेंट बना देते हैं। तो ये ह्यूमन रिसोर्स का सही उपयोग नहीं है। इसी कारण से पहले भी कुछ समितियां बनी थी, जस्टिस मुल्ला कमेटी एंड जस्टिस कृष्णन अय्यर कमेटी, लेकिन वो 80 के ज़माने में बनी थी, तो सबको याद करके जाने की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ कि प्रीवियस ऐसी कमेटी ने रिफॉर्म सजेस्ट किए थे कि जैसे
इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इंडियन पुलिस सर्विस है, ऐसी अलग से एक इंडियन प्रिजन सर्विस होनी चाहिए और उनके ऑफिसर का सिर्फ काम हो ये जेल मैनेजमेंट, रिफॉर्मिंग द प्रिजनर्स एंड सो ऑन। और दूसरा एंगल है सेपरेशन ऑफ पावर्स। जब किसी अपराधी को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है तो फिर पुलिस ऑफिसर उसको नहीं मिल सकता सिवाय के कोर्ट से वो ऑर्डर लेके आए। सो ऑर्डिनरीली पुलिस ऑफिसर्स कैन नॉट एंटर इनसाइड द जेल प्रीमाइसिस। लेकिन अगर ये आईपीएस ऑफिसर वगैरह ही जेल सुपरिटेंडेंट बन गए तो फिर उनके दूसरे जो कलीग्स होंगे कि सर ये वाला केस है, उसको 2 मिनट कुछ पूछना है, मुझे जाने दीजिए, ऐसा सब होते रहा तो फिर इट विल रिजल्ट इनटू सम न्यू एब्यूज़ ऑफ पावर एंड वायोलेशन ऑफ रूल्स। तो एथिक्स पेपर में वो अंडर ट्रायल एंड प्रिजनर रिफॉर्म्स, उसमें एक सीधा ये मुद्दा। साथ ही साथ यही चीज़ आप कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ केस स्टडी ऐसी आती है कि एक्स डिपार्टमेंट में मैन पावर की कमी है तो क्या वाई डिपार्टमेंट के लोगों को उधर भेज सकते हैं कि नहीं। तो आप सोचिए अगर टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं तो उसको कुछ कॉटन एंड वूल डेवलपमेंट वाली जगह पर आप भेज सकते हैं, लेकिन फिर ये कहना कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के ऑफिशियल उनको फिशरीज डिपार्टमेंट में भेज देंगे, वहाँ पर भी स्टाफ शॉर्टेज है, तो वो सब देयर शुड बी सम सेंसिबिलिटी कि एडमिनिस्ट्रेशन वाले काम में भेजा जा रहा है, जर्नलिस्ट वर्क में भेजा जा रहा है या स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट वाले काम में भेजा जा रहा है वगैरह वगैरह। तो डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ द केस स्टडी आप इस चीज़ को एग्जाम्पल में साइड करके कि हाँ ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मित्रों एथिक्स का ही ये सब नाम लिया है केस स्टडीज़ का, तो पता चला गुजरात का कल्चरल कैपिटल यानी वडोदरा, उससे एक नए दुखद समाचार। एक परिवार के 6 लोगों ने आत्महत्या करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि वो ये डोंगी ज्योतिष और बाबा लोगों के चक्कर में 30-35 लाख रुपए बर्बाद कर चुके थे अलग अलग सब विधियां करने में कि आप ये वाली सब विधि कीजिए और आपको धन लाभ होगा और आप करोड़पति बन जाएंगे। एंड अल्टीमेटली दे लॉस्ट सम मोर देन 30 लाख रुपीज़, देन दे ट्राई टू कमिट सुसाइड। उसके केस में पुलिस ने अलग अलग राज्यों में से 9 अलग अलग एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष को गिरफ्तार किया है कि आपने ऐसा सिखाया था इनको और उनका इतना नुकसान हुआ एंड अल्टीमेटली दे कमिटेड सुसाइड। इससे भी पहले थोड़े दिन पहले याद करो कि कैसे वडोदरा में एक व्यक्ति, एक पुरुष की मुझे शादी करनी है और ऐसी महिला चाहिए जो मुझे बेटा पैदा करके दे, और उसको भी 40 लाख का चूना लगाया था किसी और एस्ट्रोलॉजर ने। इसके अलावा भी पूरे देश में अलग अलग राज्यों से हमको समाचार मिलते हैं कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वीमेन बाय सच पीपल। तो पहला प्रश्न कि गांव में लोग अंधश्रद्धा में यकीन करें, चलिए समझ में आता है कि वो तो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन ये गुजरात का वडोदरा जो हमेशा अपना कॉलर खड़ा रखता है कि वी आर द कल्चरल कैपिटल ऑफ गुजरात, तो उसके पढ़े लिखे लोग वो ऐसे चक्कर में क्यों है? पहला प्रश्न। तो जवाब क्या हो सकता है? ग्रीड, लस्ट, डेस्परेशन। उसके लिए एजुकेटेड या अनएजुकेटेड होने से उसका कोई लेना देना नहीं। दूसरा, भारत धीरे धीरे एक कंज्यूमरिस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी बन रहा है, तो हमेशा हर व्यक्ति पर एक प्रेशर बना रहता है, मैं और पैसा कमाऊँ, मुझे आईफोन चाहिए, मुझे बड़ी कार चाहिए। समटाइम्स पीपल आर लिविंग लाइफस्टाइल बियॉन्ड देयर मीन्स। खासकर कोरोना के पहले बहुत सारे यंगस्टर उन्होंने महंगे महंगे गाड़ियाँ खरीद ली लोन पर, ये सोच के कि हमको तो सैलरी मिल ही रही है, लेकिन फिर कोरोना में जब नौकरी चली गई तो अब वांदे हो गए ईएमआई भरने के। लिविंग लाइफस्टाइल बियॉन्ड देयर मीन्स। फिर शेयर बाज़ार के चक्कर में स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। भारत में शहरीकरण, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। न्यूक्लियर फैमिलीज़, एकल परिवार, माँ बाप दोनों नौकरी करते हैं, बच्चों का कोई ध्यान नहीं रखता। ऐसे ही बच्चे जो बड़े होते हैं, लोनलीनेस, डिप्रेशन। फिर अपनी सोशल नॉर्म्स या पैट्रियार्की, पितृ सत्तात्मक समाज की, नहीं शादी किए तो बेटा ही होना चाहिए, उस चक्कर में भी ये ज्योतिष के चक्कर में आ जाए लोग। तो ये पहले शुरुआती कारण कि ओके दीज आर द प्रॉब्लम्स। अभी सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि अगर आप म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं यानी आईएएस ऑफिसर या पुलिस कमिश्नर हैं यानी आईपीएस ऑफिसर, तो आप क्या करेंगे? ये डोंगी, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर, बाबा लोग, तांत्रिक, उसके चक्कर से आप अपने शहर के लोगों की हिफाजत कैसे करेंगे? पहले तो ये शॉप एस्टैब्लिशमेंट के नाम पे जैसे दुकानों का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है नगर पालिका वगैरह में, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट वगैरह लेने पड़ते हैं अलग अलग विभाग से, तो उन सबके साथ तालमेल करके ये जितने एस्ट्रोलॉजर और तांत्रिक के दुकानें चला रहे हैं तो क्या उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं, वो प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं कि नहीं, प्रोफेशनल टैक्स भरते हैं कि नहीं, ये सब हुए स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स। उसके अलावा आप आईआरएस ऑफिसर्स के साथ कोलैबोरेट करें और फिर वो केंद्र सरकार के इनकम टैक्स वगैरह भरते हैं कि नहीं। कोई बहुत फेमस है तो उसके कुछ बैंक अकाउंट की तफ्तीश हो, और क्योंकि आप समझिए 30 लाख अगर किसी ने खो दिए तो सामने 30 लाख किसी को तो मिले होंगे। हो सकता है सारा ट्रांजैक्शन कैश में हुआ हो तो वो भी ब्लैक मनी सब रेड मारो कुछ पकड़ने को मिले। दूसरी बात मित्रों, एक कानून बना था 1954 में, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट। वो कानून कुल मिलाकर ये कहता है कि जो असाध्य बीमारियां हैं, इनक्योरेबल डिजीज़ जैसे कैंसर, एचआईवी, तो उसकी ये दवाई ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता। सिमिलरली मैजिक रेमेडीज़, जादुई दवाइयाँ, मतलब ये तलिस्मान,
ये मंत्र, ये कवच, ये तावीज आप पहन लो और आपका ये रोग ख़त्म हो जाएगा, ऐसी भी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता। लेकिन हम कई बार पाते हैं न्यूज़पेपर में ऐसे ऐड चलते हैं, टीवी पर भी ऐसे ऐड चलते हैं। तो एज IAS IPS ऑफिसर आप अपने स्टाफ को डिप्लॉय करेंगे ऐसे कौन कौन से आ रहे हैं और उनको बुक करो। तीसरा, जो भी लोग तांत्रिक और बाबा लोग के पास जाते हैं तो उसमें कई सारे ऐसे होंगे कि उनको पहले से कुछ डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी हो सकता है, उन्होंने कहीं पर हेल्पलाइन नंबर में कॉल किया हो, या फिर आप खुद से अवेयरनेस फैलाए कि ये वाला हेल्पलाइन नंबर है आपका साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, डिप्रेशन वगैरह के लिए। और वहाँ पर भी जो काउंसिलर बैठे हैं उनको आप बताइए कि आप कैटेगोरिकली इन सबको बताइए कि ये तांत्रिक वगैरह के चक्कर में ना पड़े। एंड देन यू कैन ऑल्सो क्रिएट मोर अवेयरनेस, खासकर स्कूल के बच्चों में प्रोग्राम किए जाएँ और उनको बताया जाए कि आप अपने माँ बाप को भी बताइए कि ये सब गलत है, सोशल मीडिया है वगैरह वगैरह। खैर, तो अभी मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया और ये समाचार दिखे तो मेरे पास समझिए ये 30-40 मिनट में मुझे सोच के कुछ ये टेक्स्ट लिखनी हो तो मैं इतना पॉइंट्स में जमा कर पाया अपने दिमाग से सोच के। अगर मेरे पास 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हो तो इसमें मैं और पॉइंट्स ऐड कर सकता हूँ। वो जो मैंने आपको बात आज शुरुआत में ही कही, रूमिनेट एंड रिफ्लेक्ट, जुगाली करे, सोचे, तो जितना समय आपके पास ज़्यादा होगा आप ज़्यादा मुद्दे इसमें ऐड कर सकते हैं। यू कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर आंसर। इसीलिए प्रीलिम के बाद में करूँगा तो फिर ये सब ऐसे जो भी डायनामिक क्वेश्चन आ जाएँ इधर उधर से जो बुक में सीधा ना हो शायद, तो आप उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसलिए एथिक्स को जल्द से जल्द थियरी उसकी समझ के ख़त्म करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। पेज 7 कॉलम्स में एक है भारत पाकिस्तान के बारे में कुछ नया जानने को नहीं। दूसरा है कि स्वच्छ भारत मिशन में महिलाओं को और शामिल किया जाए, लेकिन वो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें जो लिखा है वो सब कुछ नया जानने को नहीं। तीसरा कॉलम है राजमोहन गांधी, तो वो तो मैं पढ़ता ही नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया। ये भाई साहब की सारी बात घूम फिर कर ये आती है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सब समर्थक और भारत में मोदी के ये सब VHP RSS के समर्थक, और वो दोनों में क्या समानता है और डेमोक्रेसी खतरे में है वगैरह वगैरह। भाई ये कौन पूछ रहा है एग्जाम में, आगे बढ़ो मित्रों। अभी तो UPSC का नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो यू शुड बिकम एक्सट्रीमली केयरफुल एंड चूजी कि आप जो भी देख सुन या पढ़ रहे हैं तो वो एग्ज़ाम के लिए काम का है कि नहीं, अदरवाइज लीव इट एंड मूव फॉरवर्ड। खैर, इंडियन एक्सप्रेस तो फिर भी बेहतर है कि ऐसी एक आधी कॉलम कुछ कुछ बार आती है। द हिंदू में सोचो कितना परोसते होंगे। पेज 8 राशि भविष्य, काम का नहीं। पेज 9 प्लेसेस इन न्यूज़ में कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, मतलब ये आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो बड़े ऑफिसर्स हैं उनकी कुछ शिखर परिषद मंत्रणा होने वाली है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी वहाँ पर हैं। किधर हो रही है तो गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, वो स्टैचू ऑफ यूनिटी जहाँ पर है उसके केवड़िया सिटी में ये सब होने वाला है। खासकर ये UPSC की CDS और CAPF एग्ज़ाम में ऐसे डिफेंस के सब समाचार पर थोड़ी नज़र होनी चाहिए प्लेसेस इन न्यूज़ में। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी पता होने कि प्लेसेस इन न्यूज़ में हर जगह घुस जाने का मतलब नहीं। जैसे ही एक बार मन की बात में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि हमने खिलौनों के उत्पादन पर जोर देना चाहिए, टॉय प्रोडक्शन, तो अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन NID अहमदाबाद, वहाँ पर टॉय इनोवेशन सेंटर बनने वाला है। ऐसी हर चीज़ भाई, वो जो हम कहें PIB या ईयरबुक टाइप की उसमें घुस जाओ, कॉस्ट बेनिफिट एक हद से ज़्यादा नहीं, आगे बढ़ो। पेज 10 पॉलिटिक्स के समाचार में सब कांग्रेस BJP तृणमूल तो मैं मुकाम के नहीं। पेज 11 एक्सप्लेन सीरीज में आज साइंस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंटरनेट के साथ जुड़ा एक मुद्दा है कुकीज़। कुकीज़ एक प्रकार का वेबसाइट कोड होता है जो आपने एक वेबसाइट देखी तो फिर वहाँ पर उसकी कुकी आपको ट्रैक करना शुरू करती है। फिर आप उसी गूगल क्रोम ब्राउज़र में नए नए टैब खोल के कुछ और वेबसाइट पे जाएंगे तो वो कुकी आपको पीछे पीछे आपके चलते जाएगी, ताकि जिसने वो कुकी बनाई है वो उस कंपनी वाले को आपका सब डेटा मिलता रहे। फॉर एग्जांपल, अगर आप कुछ चेतन भगत की ट्वीट्स पढ़ रहे हैं और फिर आप बाजू में नया टैब खोल के आप जाएँ कुछ न्यूज़पेपर वेबसाइट देखना शुरू करें, तो उधर ही सब अलग अलग एडवर्टाइजमेंट दिखाना शुरू कर देगा कि अमेज़ॉन से आप चेतन भगत के ये वाले बुक्स खरीदिए 99 रुपीज़ में, लिमिटेड ऑफर वगैरह। तो ये कुकी का फ़ायदा है, उससे वो आपको टारगेट करता रहता है कि आपने क्या पढ़ा, फिर आप दूसरी साइट पे गए तो वहाँ पर ऐड दिखाना शुरू करें। इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं? एक तो फ़ायदा है कि टारगेटेड एंड कस्टमाइज्ड एडवर्टाइजमेंट, कि जिसको चेतन भगत में दिलचस्पी है उसको चेतन भगत की बुक का ऑफर दो तो जल्दी से सेल्स कन्वर्ट हो जाए। तो इसमें कुछ अनएथिकल नहीं है, ये तो बिजनेस में ज़रूरी है। वरना आप सोचिए, अगर ऐसे टारगेटेड एड्स डिस्प्ले ना हो तो इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू की वेबसाइट पर से कोई लोग एडवर्टाइजमेंट क्लिक ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी दिलचस्पी वाली चीज़ों के ऐड आ नहीं रहे। तो उस न्यूज़ वेबसाइट का एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू कम हो जाएगा, तो फिर आपको वो फ्री में कंटेंट परोस नहीं सकते। खास करके द हिंदू, कोई भी आर्टिकल खोलो सीधा बस पेड सीरीज रजिस्ट्रेशन, अरे भाई कुछ तो फ्री में दे दो। ऑन दी अदर हैंड मैं कहूँगा इंडियन एक्सप्रेस उस बाबत अच्छा है कि कम से कम हम सर्च करें कुछ इन्फॉर्मेशन तो आर्टिकल तो सीधा पढ़ने देता है। और दूसरा फ़ायदा कुकीज़ का कि अगर टारगेटेड एड्स दिखाए जाएंगे तो स्मॉल बिजनेसमैन का भी कुछ सेल्स आ जाएगा उसमें से, वरना तो जनता को उनके नए प्रोडक्ट के बारे में कभी पता ही नहीं चलेगा।
सामने कॉन्स क्या है, चुनौतियाँ या नुकसान। एक तो आपकी प्राइवेसी वायलेट हो रही है, निजता का हनन हो रहा है। आपने एक वेबसाइट देखी एक ऑब्जेक्टिव से, दूसरी वेबसाइट पे गए, उधर क्यों पीछे पीछे चल रहे हो कुकीज़ के नाम पे। और इस प्रकार से जो आपका डेटा फेसबुक, गूगल सब कंपनियों ने हार्वेस्ट किया है, उसका गलत तरीके से इस्तेमाल हो। ठीक है, चेतन भगत की ट्वीट और चेतन भगत की बुक सेल करने की तो चलिए हम उसको सही मान ले, लेकिन गलत भी उपयोग हो रहा है। फेसबुक ने ऐसा सारा यूज़र डेटा कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की एक कंपनी को बेचा और उस कंपनी ने उस हिसाब से टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट दिखा दिखा कर लोगों को हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ भड़काया और डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव जीतने में मदद की। सो दे आर इन्फ्लुएंसिंग द इलेक्शंस। और उसमें भी ऐसा अमीर आदमी जो ऐसी कंपनियों को हायर कर सके, डेटा खरीद सके, वही चुनाव जीत जाए, और गरीब कैंडिडेट हो वो चुनाव नहीं जीत पाए। तीसरा चैलेंज है सिक्योरिटी, फाइनेंशियल फ्रॉड। इसमें से आपका सब कोड डेटा चुरा कर हो सकते हैं। चौथा, अगर कोई व्यक्ति फाइनेंशियल टिप के बारे में सर्च करे और फिर वो दूसरी कोई वेबसाइट पे जाए और हर एक जगह उसको ऑनलाइन गैम्बलिंग, पोकर साइट सब दिखाया जाए, तो उसको तो सही इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी की जगह उसको गलत दिशा में लोग खींच के ले जाएंगे। अगर कोई आदमी गूगल पे डिप्रेशन, सुसाइड रिलेटेड कुछ सर्च करे और फिर उसमें ये ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर और तांत्रिक बाबाओं के एड्स दिखाना कई बार शुरू हो जाता है, तो वो भी गलत दिशा में ले जाए। सो यूजर्स आर बीइंग ड्रिवन टू द रॉन्ग एरियाज। व्हाट इज़ द सॉल्यूशन या वे फॉरवर्ड? या तो सरकार खुद कुकीज़ पर कुछ रेगुलेशन करे, या ये टेक कंपनियां कुछ खुद से रेगुलेशन करें। तो गूगल और उसकी पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट, उन्होंने कहा कि 2022 से हम लोग इस प्रकार की जो कुकीज़ से यूज़र का ट्रैकिंग होता है उस चीज़ को धीरे धीरे हम डिसकंटिन्यू करेंगे। आफ्टर फिगरिंग आउट सम न्यू टूल्स टू एड्रेस द नीड्स ऑफ यूजर्स एंड एडवर्टाइजमेंट, यानी शर्तों के अधीन कि हम कुकीज़ के अलावा कुछ और ब्रेड बिस्किट ऐसा नया सोच लेंगे, कंप्यूटर कोड, उसकी मदद से यूज़र ट्रैक करना शुरू करेंगे, फिर इसको बंद कर देंगे। दूसरी एक्सप्लेन सीरीज़ शिमलीपाल फॉरेस्ट फायर, वो हमने पढ़ लिया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी ने इमरजेंसी के बारे में क्या कहा था, काम का नहीं। पेज 12 वर्ल्ड न्यूज़ में आज कुछ काम का नहीं। पाकिस्तान संसद में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। म्यांमार में धमाल जारी है, यूएनएससी शायद उस पर कुछ एक्शन लेगी। भारत सरकार म्यांमार को क्रिटिसाइज़ करने से बचना चाहती है। चाइना में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की सभा हुई। ये सब ट्रांजिशनल चीज़ें, कुछ हार्डकोर इसमें से अभी निकल के आए, तब देखेंगे। पेज 13 इकोनॉमी में आज कुछ काम का नहीं है। वही सब आरबीआई का नया इन्फ्लेशन टारगेट अगले 5 साल के लिए क्या होगा, 2 to 6% या कुछ और, भाई वो फाइनल अनाउंस करने दो। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम से $520 बिलियन का भारत में उत्पादन होगा। ये योजना का कोर फीचर क्या है वो एक बार में पढ़ के ख़त्म करो, आगे बढ़ो। उसी तरह सब जीडीपी और इधर उधर की सब बातें चल रही हैं। पेज 14 स्पोर्ट्स, निकोलाई स्नेसारेव लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के ये कोच थे, भारत में भी ट्रेनिंग दी थी, उनका देहांत हुआ। दुखद समाचार। लेकिन मित्रों, एक हद से ज़्यादा इस टाइप के नॉलेज में हम जाएं, वो इवन फॉर नॉन आईएएस एग्ज़ाम उसका कॉस्ट बेनिफिट नहीं है। फिर जेवेलिन थ्रो, मतलब वो बर्छी या भाला फेंकने की जो स्पर्धा होती है, तो उसमें ये स्टील, एल्यूमिनियम का, मेटल का भाला भी फेंक सकते हैं, लेकिन उसमें वाइब्रेशन बहुत आएगा, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस तक उसको फेंकना, वो एक्यूरेटली फेंकना, वो जमता नहीं। वेरेज अगर आप कार्बन फाइबर से बना जेवलिन यूज़ करें तो वो उसमें वाइब्रेशन कम रहते हैं, उसका फ्लाइट पाथ ज़्यादा एक्यूरेट रहता है वगैरह। हाँ, तो क्या हमने तैयार करना है? नहीं। कार्बन फाइबर के क्या उपयोग हैं वो तो ऐसे जेनेरिक याद कर सकते हैं। जेवलिन थ्रो तक अगर हम घुसे तो वो इतनी माइक्रोस्कोपिक इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि साइंस टेक्नोलॉजी के एमसीक्यू तक कॉस्ट बेनिफिट उसका बहुत कम हो जाता है। हालांकि अगर आपका जेवलिन थ्रो हॉबी है तो फिर आपने सब इंटरव्यू के लिए तैयार करना चाहिए, ऑल्दो आई हाईली डाउट कि ऐसे तो कुछ कैंडिडेट्स होंगे। तो ये था शनिवार का न्यूज़पेपर।